अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। वहाँ पर जो कुछ चल रहा है वो तो ये है ना कि किस किस को पकड़ लिया है, किस किस को छोड़ दिया है, और क्या डील की जाए तो शहबाज शरीफ चला जाएगा, और कौन सी डील की जाएगी तो बिलावल आ जाएगा। लेकिन हमारी एंड पे जो बात हो रही है वो ये है कि ये सारी चीज़ों में अपनी सारी तवज्जो का सरमाया डाल के बैठ जाना ये मसले का हल है ही नहीं। मसला पैदा ही इस वजह से हो रहा है, ये तमाशबीनी जारी ही सिर्फ इस बुनियाद पर है कि 25 करोड़ में से कसीर करोड़ जो इंसानों की तादाद है वो इस नॉनसेंस में इंटरेस्टेड है। वो इस नॉनसेंस को पॉलिटिकल एक्टिविज्म समझती है, या उनको इस लाइन पे डाल दिया गया है कि ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म होता है। इसके पैरेलल कुछ कौमें, कुछ लोग, कुछ मुल्क, कुछ इदारे, कुछ खित्ते, उन्होंने इतने ही सालों में इन नॉनसेंसिकल एक्टिविटीज को पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं समझा। उन्होंने इन स्टुपिडिटीज को किसी जमाने में भी, किसी दहाई में भी टेंटामाउंट टू पैट्रियटिज्म नहीं समझा। ये आपकी हुब्बुल वतनी के मुतबादल या मुतरादिफ नहीं है ये चीजें, क्योंकि जब आप इस सारे प्रोसेस में पड़े हुए हैं तो उस सारे दौरानिये में आपके पैरों तले से जमीन खिसकती चली जा रही है। बताने वालों ने थोड़ी थोड़ी करके बात बताई भी है। पिछले दिनों अनवर मकसूद किसी जगह आए हैं, किसी यूनिवर्सिटी के फंक्शन में, तो उन्होंने आके तो कहा कि ये जो अपना पार्लियामेंट है उसको इन्होंने कोई ऐसी चीज, अब वो मुझे अचानक ज़हन से उतर गया, कोई बहरहाल यानी फोहश सा ही लकब दिया उनको। फोहश जो उर्फ आम में अच्छी चीज नहीं समझी जाती, और तरमीम को उन्होंने तवाइफ करार दिया कि उस पार्लियामेंट में जो तरमीम है वो तवाइफ की कायम मुकाम है कि जब चाहे बुला ली, यानी जब चाहे ले आए, तरमीम ले आना। ये तरमीम ले आना क्या होता है? तो जिस तरह मैंने कल पिछले प्रोग्राम में कहा था ना, ये आइंदा आइन इस्लामी तर्ज का होगा। ये तर्ज का आइन क्या होता है? आइंदा आइन या इस्लामी होगा या फिर नॉर्मल दूसरा आइन होगा जैसे दुनिया में होते हैं। ये जो खच मार रहे हैं आप, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, लोग बन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने आइन को इस्लामी बनाना कोई नहीं है, इस्लामी तर्ज का बनाना है। कितो कितो लगे कि इस्लामी है, या जब जब आपको जरूरत पड़े तो उसकी इस्लामी परसोना को आगे रख लें आप। वही बांदरी दे पैर सड़न तो बच्चे छेती नाल चुक के पैरों थले तार ले। लेकिन जब आप ये हरकत करेंगे तो उसके बाद नॉर्मल आइन आपके पास रहेगा नहीं। तो दुनिया के जो निजाम हैं वो नॉर्मल आइन से चलते हैं, इस्लामी आइन से, इस्लामी तर्ज के आइन से नहीं चलते। फिर दूसरी तरफ मतलब जब आप ये हिमाकतें कर रहे थे उनकी, आपके ये जो आवे आवे वाले 25 करोड़ थे, ये पास ही थे ना आपके सारे। कभी 8 करोड़ होते थे, कभी आज 25 करोड़ हैं, लेकिन है वही सारा स्टफ। तो इन्होंने तो कुछ नहीं कहना, आपको कह सकते नहीं है। उनका फॉर्मेट इस तरह का है कि उनको कहते जिन्हों मां दूजी बारी मंगिया सालन ना देवे, उन्हें की एक्टिविज्म करना। घर में जिसकी कुत्ते जिन्नी कदर नहीं है उसने क्या करना है? विद इन होम, विद इन अपनी वतनीयत की फोर वॉल्स या अपनी बाउंड्रीज जो है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज,
उनके अंदर आप साहिब इज्जत नहीं है, आपकी इज्जत नफ्स के ऊपर कुल्हाड़े चला जा रहे हैं, जूतियों समेत कूद रहे हैं, बल्कि बूटों समेत कहना चाहिए, ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इस हालत में जो इस तरह का इंसानी तबका होता है, उसने ये सवाल कैसे उठाना था कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल का दे वास्ते जी वो चेक करेगी कि कोई आइन इस्लामी तर्ज का है या इस्लाम से मुतसादिम तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी फाइनल से है मुल्क में, वो आइन इसकी होगी नजरियाती काउंसिल, इस्लामी नजरियाती काउंसिल की। भाई जब वो कसौटी है उस पर रगड़ेंगे तो आपकी कोई जो अमेंडमेंट या आपका कोई कानून जो है वो, या जो तरमीम है, या जो भी मुल्क में रियासती सतह पे एक्टिविटी चल रही है, उसके गैर इस्लामी करार दे के उसको क्या कहते हैं, रद्दी की टोकरी में फेंकने का इख्तियार जो है वो जी किसको है, वो इस इस्लामी नजरियाती काउंसिल को है। तो फिर आला कौन हुई? यानी पूरे हाउस ने एक कानून बनाया हो, फर्ज किया नेशनल असेंबली ने, सेनेट ने उसको इंडोर्स करके पास किया हो, प्रेसिडेंट ने उस पर सिग्नेचर्स कर दिए हो, और इस्लामी नजरियाती काउंसिल कहे कि नहीं ये इस्लाम से मुतसादिम है, तो वो गया ना रद्दी की टोकरी में। इसका मतलब है आप सारों की ओपिनियन एक तरफ, और वो जो 5-7 मुलवाने आपने घर के बिठाए हैं उनकी एक तरफ। लेकिन क्या ये सच है? क्या इस्लामी नजरियाती काउंसिल आपकी रियल एस्टैब्लिशमेंट है? ये काम आपकी एस्टैब्लिशमेंट तो कर सकती है कि तुसी कौन होंदे हो। वजीर आजम नु कानों फड़िया बाहर कट दिता और बाहों फड़िया लिया के आख्या लै तू बहुत, तू हुण वजीर आजम है साडा। उनके पल्ले से क्या जाता है? एक सल्यूट ही मारना है ना आके। रांझा गया जोगी होने के लिए, उसने जाना था हीर को मिलने, तो वो उसने कहा कि भेस बटाना है तो अब जोगी बन के जाना पड़ेगा। तो वो गोरखनाथ खत्री के पास जो इधर टिल्ला था उसका, उस तरफ चला गया। वो वहां गया, कुछ खिदमतें खातरें करता फिरा, उसके मतलब जैसे सारे कर रहे थे पीर की, उस तरह वो भी करना शुरू हो गया। लेकिन वो तो दूसरे जो थे वो तो अपनी जोग लेने और अपनी रूहानियत में तरक्की करने के लिए धूनी रमाए के उसके पीर के पीछे आके पैरोकार के तौर पर बैठे हुए थे। इसका कोई प्रोजेक्ट और था। तो कोई 10-15 दिन ही गुजरे तो कहते वो पीर जी वो मैंने फिर तुझे जोग देनी सी, मैंने और भी काम ने यानी उसके जहन में इसका मुरीद होना, इससे जोगी बनना, या इससे वो जो माथे पे टीका लगवाना, ये तो इसके लिए बिल्कुल एक रास्ते का सानवी काम था ना। असल काम थी हीर को जाना। तो वो उसने कहा कि जो जोग होना है, तू पागल तो नहीं हो गया? इतने लोगों को 20-20 साल हो गए ने मेरे पैर धो के पीरे ने, ते तू 10 दिन जी कहना मैनू जोग दे। अब वो वारिस शाह ने वहां पे जो लिखा है, उसने कहा जीम जोगिया यार नु मिलन कारण कोई 10 सवलड़ा राह ना था। नाथ था ना उसका, तो उसको एड्रेस करके कि जीम जोगिया यार नु मिलन कारण कोई 10 सवलड़ा राह ना था, पल्लियों तेरियों कुछ नहीं खर्च होना, जोड़ी मुंदरा ते चुटका सवा ना था। एक चुटकी राख है जो तुमने मलमलनी है मुझे, और 2 मुंदरियां की जोड़ी होनी है, एक इस कान में एक इस कान में डाली, मैं जोगी हो गया, होर तू मैनू की देना। तो हमारे जो वजीर आजम है उनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का यही कुछ खर्च आता है, जोड़ी मुंदरा ते चुटका सवा ना था। उसके बाद वो वजीर आजम। लेकिन इस तरह की वजीर आजमी, इस तरह की रियासती स्ट्रक्चर, इस तरह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसके पेट में से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बच्चे पैदा हों, उसके पेट में से ड्यूरेबल फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हो जाएं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कभी हुआ नहीं, किसी जगह पे भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जो मैं वो आतिफ मियाँ वाली और वो इकोनॉमिस्ट जो थे महबूबुल हक साहब के, जो उसको लेके चल रहे हैं, नवीदुल हक थे गालबना, मेरा नाम पूरी तरह ज़हन में नहीं आ रहा, माजरत। उनकी जब वो कहीं डिस्कशन क्लाइमैक्स पे पहुंची थी तो उसमें उन्होंने एक काम ये भी कहा था कि ये ऑप्शन भी हो सकता है
कि ये मुल्क जो है वो इधर कुछ किसी मुल्क हाइती या इस तरह करके उनके नाम लिए कि वो उनकी तरह चलता रहेगा, लेकिन वहां की अवाम उसी कार मुजल्लत में जिंदा रहेगी और उसके नासूर उसी तरह रिश्ते रहेंगे। पूरी जो कौमी जिस्म है उसमें जगह जगह वो 100 कट्स लगे होंगे और सारे कट्स से खून बहता चल रहेगा मईशत में और मुआशरत में, और मुल्क भी चलता रहेगा। जहां वो सफीर भेजेंगे उसकी गाड़ी पे झंडा लग जाएगा, लेकिन वैसे कोई हैसियत नहीं होगी। जब उसका कोई सदर जाएगा उन्होंने क्या जाना, मतलब वो गेस्ट हाउस ही देना है ना, उन्होंने स्टेट गेस्ट आ गया जी, बस दे मननी होती गल कोई नहीं, अहमियत उसको देनी कोई नहीं। तो इस लिहाज से वो बदतरीन फ्यूचर जो है, एक तो ऑप्शन अगर इस तरह चलाते रहेंगे तो वो ये है ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कोलैप्स है, तीसरा ये जो कहानियां हैं, यानी एक चीज जो कि कहीं दूर दूर तक मौजूद नहीं है, वो है तरक्की, वो है सस्टेनेबिलिटी, वो है ड्यूरेबिलिटी, वो है फ्यूचर, वो है इज्जत नफ्स इनफरादी और कौमी। वो नहीं हो सकते, और जब वो नहीं होगा तो वो कहते हैं कि ये जो कौमों की जिंदगी में स्टेगनेंट पॉइंट कोई नहीं होता, वो या तरक्की कर रही होती हैं या तनाजुल की तरफ जा रही होती हैं। कहीं टप्पा मार के तो बैठ जाए कि नहीं जी अब हम यहां पे बैठ गए हैं, ये जगह हमारी है, ये अननेचुरल बात है। ये बिल्कुल वही बात है कि जब आपने कभी स्लोप पे गाड़ी खड़ी की हुई हो, तो ये जो अब तो ऑटोमेटिक आई हुई हैं, जो मैनुअल कारें थी, उसमें ड्राइवर की एक्सपर्टीज का ये इम्तिहान हुआ करता था कि अगर 45 या 60 का एंगल पे गाड़ी को ऐसे हाल्ट करना है और ब्रेक छोड़ के करना है, कहते 11 इंच डाके नो। मतलब ये है कि उस वक्त आपका जो रेस और क्लच का कॉम्बिनेशन है वो इस लेवल का होना चाहिए कि इतनी रेस मौजूद हो कि गाड़ी आगे जा रही है, और इतना सा क्लच भी आपने साथ छोड़ा हुआ हो कि गाड़ी आगे जा रही है, और ब्रेक का पेडल आजाद है। लेकिन ये दोनों चीजें इतनी ज्यादा नहीं है कि गाड़ी वाकईतन रेड पड़े, रोल हो, चल पड़े। और चूंकि वो स्लोप पे खड़ी है इसलिए वो आपको उसका जो नेचुरल प्रेशर है वो पीछे की तरफ है, जाना है, रेड़ना। तो उस जो नेचुरल पिछला रेड़ने का प्रोसेस है, पीछे लुढ़क जाने का, उसको आपने क्लच और हल्की सी रेस के साथ जो कायम रखना है, उससे हाल्ट पे वो गाड़ी खड़ी होगी। इतनी बारीकी आपके समाजी, सियासी, इंतजामी, आईनी और इक्तिसादी मामलात में है आपके पास। और क्या आपकी लीडरशिप इतनी उनके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो इतनी एक्यूरेसी पे ट्यून हुए हैं कि वो ऐसे उनके जो क्लच और रेस का पांव है वो हरकत कर सके। इनफैक्ट उनके तो आदों के वैसे ही मफलूज हैं, दाढ़ी टूटे हुए, मतलब रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। मफलूज जिस्म कौम का और मफलूज तर रिफ्लेक्सेस उसकी लीडरशिप के, उसमें यह चस्का आपको कहां से मिलेगा कि आप स्लोप पे खड़े हुए हार्ट पे होंगे बगैर ब्रेक पैडल के। तो आप एक सूरत में या तो उसी झोंक में रिड़ते चले जाएं और चढ़ते चले जाएं किसी तरफ। चढ़ने के लिए जो फ्यूल चाहिए था, जो पावर चाहिए थी, वो अब आपके टैंक में फ्यूल नहीं है, इंजन में पावर नहीं है, और रास्ते का विजन आपके ड्राइवर में नहीं है। और 70 साल का जो 70 के एंगल पे आप खड़े हुए हैं, 70-75 साल आ गए हैं ना मुल्क बने हुए। वैसे आप पीछे भी एक दफा तुड़वा के आ चुके हैं, आधा तो तुड़वा के आए हैं ना। और हद यह है कि मलाल भी नहीं, खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। कहां है कौमी सतह पर मलाल? आप 71 ओ मेरी उम्र जितने 70 तो लेके होने तक
तो 54 साल में आपको भूल ही चुका है किसी को, अब कौन कौन केड़े बंगाली केड़ा बांग्लादेश केड़ा हिस्सा, और जिन्होंने खबर मिली तो रोना शुरू हो गए सन, वो तो मर गए ना हुन। बाकी तो वो है ना जिनके पास ये वाला पाकिस्तान आया है, जिसको अब मजीद थोड़े और कुल्हाड़े चलाए जा रहे हैं। तो लिहाजा ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, इसमें आप या तरक्की करें, यानी या आप उस स्लोप पे चढ़ रहे हैं, या फिर आप गड्ढे में जा रहे हैं। हाल्ट पे आप नहीं रुक सकते। अल्लाह हाफिज।